हेलो बच्चों, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स गुरु DK झा। तो मैं आज एक और टॉपिक लेकर आया हूं कि प्राप्ति और भुगतान खाता और आय खाता में क्या अंतर है। जो अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस क्वेश्चन को लिया जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्राप्ति भुगतान खाता और आय खाता में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता में किसका लेखा करते हैं और आय खाता में किसका लेखा करते हैं। तो प्राप्ति भुगतान खाता में देखिए, इस खाता क्यों बनाते हैं, यह खाता क्यों बनाया जाता है। तो इस खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है एक निश्चित अवधि के सभी नगद लेन देनों को जानना है। इसमें उधार का लेखा नहीं होता है। एक निश्चित अवधि के जितने भी नगद लेन देन है, एक निश्चित अवधि के सभी नगद लेन देनों को जानना है, इसका उद्देश्य है। और इसका उद्देश्य क्या है आय खाता का। तो इस खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य है एक निश्चित अवधि के आयगत खर्चों और आयगत प्राप्तियों के शुद्ध आर्थिक परिणामों को जानना है। इस खाता को बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के आयगत खर्चों और आयगत प्राप्तियों के शुद्ध आर्थिक परिणामों को जानना है। हम बताए थे कि इसमें जो भी रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है, जो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम होता है, आयगत प्राप्ति, पूंजीगत नहीं, क्योंकि आय खाता में आयगत भुगतान और आयगत प्राप्ति का ही लेखा होता है। इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों का लेखा होता है। जो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम है, इसमें जो लेखा किया जाता है। अब आइए प्राप्ति और भुगतान खाता में सेकंड पॉइंट क्या है। इस खाता के DR पक्ष में वर्ष के दौरान दिए गए सभी पूंजीगत और आयगत प्राप्तियों को लिखा जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता के DR में किसको लिखते हैं? वर्ष के दौरान दिए गए जितना भी पूंजीगत प्राप्ति है और आयगत प्राप्ति है, सभी पूंजीगत आयगत प्राप्तियों की लिखा जाता है, क्योंकि प्राप्ति और भुगतान खाता है, इसमें आयगत और पूंजीगत दोनों का लेखा किया जाता है। और इस खाता के DR पक्ष में केवल वर्तमान वर्ष के आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। बताए थे कि प्राप्ति भुगतान खाता में वर्तमान वर्ष हो, पिछला वर्ष हो, आगामी वर्ष हो, सब लेखा किया जाता है। लेकिन आय खाता में सिर्फ वर्तमान वर्ष के आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। तीसरा क्या पॉइंट है, इस खाता के CR पक्ष में वर्ष के दौरान प्राप्त सभी पूंजीगत और आयगत भुगतानों को लिखा जाता है। टोटल पेमेंट को CR में लिखते हैं, अब प्राप्तियों को रिसीव्ड को DR में लिखते हैं। तो इस खाता के CR पक्ष में वर्ष के दौरान प्राप्त सभी पूंजीगत और आयगत भुगतानों को लिखा जाता है, क्योंकि इसमें पूंजीगत और आयगत दोनों का लेखा किया जाता है। इसके CR पक्ष में सिर्फ वर्तमान वर्ष के प्राप्तियों को लिखा जाता है। आय खाता के CR पक्ष में वर्तमान वर्ष के सिर्फ प्राप्ति को लिखा जाता है। नंबर 4, इस खाता में उधार क्रय उधार विक्रय का लेखा नहीं होता है। पहले बता दिया गया था, पिछला वीडियो में बताए थे कि प्राप्ति और भुगतान खाता में उधार क्रय उधार विक्रय का लेखा नहीं होता है, क्योंकि इसमें नगद क्रय का लेखा होता है, नगद का ही लेखा होता है। और आय खाता में आइए तो इस खाता में उधार क्रय उधार विक्रय का लेखा होता है। आय में उधार क्रय उधार विक्रय का लेखा होगा, लेकिन प्राप्ति और भुगतान खाता में उधार क्रय और उधार विक्रय का लेखा नहीं होता है। नंबर 5, इस खाता का जो प्रारंभिक शेष जो है, हस्त रोकड़ मतलब कैश इन हैंड और बैंक रोकड़ कैश एट बैंक या बैंक अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट को प्रकट करता है। इस खाता के प्रारंभ 2 बैलेंस BD में जब हम खाता को ओपन करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट को लिखा जाता है। प्राप्ति और भुगतान खाता में इस खाता में प्रारंभिक शेष नहीं होता है, इसमें 2 बैलेंस BD सबका लेखा नहीं होता है। नंबर 6 है, इसका अंतिम शेष वित्तीय वर्ष के अंत में, जब मेरा वित्तीय वर्ष जो है फाइनेंशियल ईयर जब हम क्लोज करते हैं खाता को, तो उस खाता के अंत में वही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को बताता है। ये खाता में क्या बताता है, वित्तीय वर्ष के अंत में
हस्त रोकर, बैंक रोकर और बैंक अधिविकर्ष को बताता है। जो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसको हम क्लोजिंग बैलेंस के तहत हमको यह जानकारी देता है बाय बैलेंस सीडी में। इसका अंतिम शेष क्या बताता है? तो इसका अंतिम शेष हमें बताता है सरप्लस, मतलब नेट इनकम और डेफिसिट कितना कमी हुआ है। तो ये सरप्लस और डेफिसिट की जानकारी दिया, मतलब इनकम ज्यादा हुआ और खर्चा कम हुआ तो हमको डेबिट साइड में सरप्लस दिखाता है, और खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम कम है तो हमको यह डेफिसिट बताता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता में क्या अंतर है। इस वीडियो को बार बार आप देखें, पढ़े और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में। आज हम कुछ टॉपिक भी बताने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता कैसे बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमें बताएं। थैंक यू।